Welcome to Standard Academy. This is our lecture number 4, class 10 physics. Today topic is motion of a simple pendulum. So टॉपिक शुरू करने से पहले पढ़ने लिखने और सीखने के अमल को जारी रखना है। लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सीख सकें। स्टैंडर्ड एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So now come towards the topic. Topic is motion of a simple pendulum. So सिंपल पेंडुलम की मोशन हमें ये चेक करनी है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है या नहीं। इससे पहले हम वाइब्रेटिंग मोशन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और उसके साथ साथ हमने पढ़ा था मास मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। उसके बाद बॉल एंड बाउल सिस्टम, ये हमने देख लिया था कि ये जो मोशंस हैं ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये जो मोशन है पेंडुलम की ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। सो सिंपल हार्मोनिक मोशंस की कुछ प्रॉपर्टी है जो आपने चेक करनी है। सबसे पहले ये है कि उसकी मोशंस ऑलवेज डायरेक्टेड होनी चाहिए मीन पोजीशन की। एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट की। एक्सीलरेशन मिनिमम होती है मीन पे और मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पे। और वेलोसिटी को अगर देखें तो वेलोसिटी मिनिमम होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पे और मिनिमम होती है एक्सट्रीम पे। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे और मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा है कि मीन पोजीशन पे चूंकि एम्पलीट्यूड 0 होता है या का बहुत कम होता है, मैक्सिमम होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 होती है और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है। सो उसके बाद मैंने पेंडुलम की एक डायग्राम ड्रा की है, उस डायग्राम से लेके हम चलेंगे। सो ये आपके पास एक बॉब है, उस बॉब का कोई भी मास हो सकता है स्मॉल, और उसके बाद क्या हो सकता है वो लार्जर भी हो सकता है, उसको हैवी भी कर सकते हैं आप। सो इसका बॉब और इसके बाद हमने एक स्ट्रिंग ली है और स्ट्रिंग जिसकी लेंथ L है और ये इनएक्सटेंसिबल है। इसका मतलब आप जब खींचेंगे उसमें कोई लचक नहीं है कि ये मजीद एक्सटेंड हो जाए, फैल जाए, फैलता नहीं है। और उसके बाद जिस सहारे से हमने बांधा हुआ है फिक्स पोजीशन से वो प्रेशरलेस है। सो ये इसकी सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम क्या है? लेट अस टेक ball of mass m which is attached with the inextensible string of length L as shown in figure। तो ये आपके पास सिंपल पेंडुलम है जो कि हमने बनाया है, जिसको एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ली है और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ली है और मास अटैच। अच्छा, उसके बाद बच्चों जब आप इसको बांध लेंगे तो जाहिर बात है जब आप इसकी मोशन नहीं है तो मीन पोजीशन पे रुका होगा, और जब मीन पोजीशन पे रुका होता है तो उसकी कोई मोशन नहीं होती। उसकी रीजन क्या है, क्यों नहीं होती, आप स्टार्ट करते हैं। द आप नोट मोशंस एट द मीन पोजीशन व्हेन इट इज एट रेस्ट। व्हाई? बिकॉज ऑफ जब इसका वेट डाउनवर्ड होता है और इसकी टेंशन अपवर्ड होती है तो नेट फोर्स, जैसे हमने 9th क्लास में टेंशन की इक्वेशन पढ़ी थी, नेट फोर्स हमारे पास क्या होती है, अगर F नेट कहें तो वो क्या होगा T माइनस W, और T माइनस या W माइनस T करेंगे तो F नेट जो होगा बच्चों ये दोनों सेम है तो ये 0 होगा। तो जब नेट फोर्स 0 होती है तो मोशंस नहीं होती। सो अब आपके पास यहाँ पे नेट फोर्स 0 है। उसके बाद अगर आप इस बॉडी को डिस्प्लेस करें, डिस्प्लेस करने के बाद किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हैं, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाए या दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाए तो ये मूव करेगा। और मूव कैसे करेगा? वही दो फैक्टर है, एक रिस्टोरिंग फोर्स है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसी को आपने डिस्कस करना है। जब आप बीम से एक्सट्रीम की तरफ लेके जाएंगे तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जो ऑलवेज इसको मूव बैक कराएगी इसके मीन पोजीशन की। और रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से आएगी? इसके ग्रेविटेशनल जो वेट है इसके कंपोनेंट की वजह से, जो साइन कंपोनेंट है उसकी वजह से आएगी। और जब आप इसको दोबारा छोड़ेंगे तो इसकी वेलोसिटी की वजह से इनर्शिया बहुत ज्यादा होगी जो मीन पोजीशन पे इसको रोकने में मसला होता है। मैंने लास्ट लेक्चर बताया था कि इनर्शिया क्या होता है, मूव कराता है या मूव कराने, which moves tend to move, stop tend to move the body। बच्चे कहते हैं फोर्स की डेफिनेशन है, बच्चे फोर्स की डेफिनेशन है कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी क्या करती है, जो रेजिस्ट करती है मोशन में या रेस्ट में। तो फोर्स क्या है, इनर्शिया आपके पास सेम है ना, कि आप क्या कर सकते हैं कि वो उस एक्शन को रेजिस्ट करता है, तो फोर्स भी क्या करता है, मूव कराता
की वजह से ये एक्सट्रीम पोजीशन बी पे जाएगा, और जब बी पे जाएगा बी पे भी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस आएगा। अब यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व किया, और ये mg sin थीटा की वजह से ही रिस्टोरिंग फोर्स क्यों होती है, इसकी वजह से mg sin mg cos थीटा की वजह से भी तो हो सकती है, लेकिन क्यों ऐसा होता है अब हम देखते हैं कि जब आप वेट को इसके रिजॉल्व कर रहे हैं तो दो कंपोनेंट mg cos थीटा और mg, इस तरह का मैं टेंशन को रिजॉल्व करूं तो टेंशन का एक कंपोनेंट बनेगा t cos थीटा, और ये आपके पास बच्चों बनेगा, और इस तरह बनेगा t sin थीटा। अगर इसको ये देखें, ये जो cos थीटा cos टेंशन क्या है और cos वेट क्या, हमने कहा था ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये सेम डायरेक्शन सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में है, t cos थीटा अपवर्ड है और t mg cos थीटा डाउनवर्ड है, तो ये दोनों कैंसिल करेंगे। जब कैंसिल हो जाएगा आपके पास दो फोर्सेस हैं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जब उनका नेट लेते हैं तो जीरो होता है, तो ये एक फोर्स है कंपोनेंट है फोर्स का, और ये भी फोर्स है कंपोनेंट, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो देखिए t sin थीटा और mg sin थीटा ये सेम डायरेक्शन में, तो इट्स मीन के इसकी वजह से जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो जनरेट होगी, mg sin थीटा की वजह से बॉडी वापस रिवर्स बैक होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो ये हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है। अब जब आपने बॉडी को यहां से लेके जाएंगे, यहां पे एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे, एक्सट्रीम पे वापस मूव करेगा रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोड्यूस करेगा, mg sin थीटा वेट का साइन कंपोनेंट, और फिर बी पे रुकेगा नहीं, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से, और इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से एक्सट्रीम पोजीशन बी पे जाएगा और बी से दोबारा ए पे, तो यू इसकी सारी प्रॉपर्टीज जिस तरह हमने स्प्रिंग मास में पढ़ा था और उसके साथ साथ सो अब हम इसके दोबारा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब टर्म्स को डिस्कस करते हैं। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन क्या होती है, मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। ये आप सारी बातें लिखेंगे तो आपके कंप्लीट, अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 7 मार्क्स का ये होगा और 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा। ये आप कंप्लीट ये बातें लिखेंगे कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन मिनिमम है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है ड्यू टू इट्स वेलोसिटी, और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है बिकॉज़ ऑफ यहां पे जो एम्पलीट्यूड है ये s डिस्टेंस से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, इसे x से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या s से भी, तो आपके पास ये क्या होता है, मिनिमम होता है। अच्छा, एक्सट्रीम पे बच्चों क्या होता है, दोनों एक्सट्रीम पे सेम होगा, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, वेलोसिटी क्या होगी बच्चों आपकी पेंडुलम की ये सॉरी मिनिमम होगी, वेलोसिटी मिनिमम होगी, और एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। सो अगर हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स का पूछा जाए तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम होगी और इनर्शिया क्या होगा, मिनिमम होगा। ये भी आप लिख सकते हैं, सारी बातें लिख सकते हैं। सो ये वो तमाम पेंडुलम है जो आप अब यहाँ पे पेंडुलम को जब यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, ये आपके पास वापस यहाँ पे और यहाँ पे जब कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट करेगा उसको जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, और 1 सेकंड में जितनी ये कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है इसको हम इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फिर उसके साथ साथ इसकी एम्पलीट्यूड कितना है वो हम इस थीटा से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ये डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करके इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी एम्पलीट्यूड कितनी है। सो ये तमाम सिंपल पेंडुलम की बात थी कि आप क्या कहते हैं, एक स्ट्रिंग ली है जो इनएक्सटेंसिबल है, जो पोजीशन O पे है उसके साथ एक बॉब आपने क्या कहते हैं अटैच किया हुआ है, जब आप उसको डिस्प्लेस करते हैं मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो आप एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके उसकी क्या होती है, आप दोबारा मोशन को दोबारा मीन पोजीशन की तरफ मूव बैक करता है ड्यू टू इस रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स पर किस फैक्टर की वजह से क्रिएट हो रही है, वो mg sin थीटा है, और फिर मीन पोजीशन में आता है तो मीन पोजीशन पे रुक नहीं पाता ड्यू टू इट्स वेलोसिटी, बिकॉज़ ऑफ इट्स वेलोसिटी इज हाई सो मच। सो आप एक्सट्रीम पोजीशन b की तरफ मूव करता है, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स 0 होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन b पर पहुंचने के बाद रिस्टोरिंग फोर्स मैं दोबारा मैक्सिमम होती है जो इसको मीन पोजीशन में यू मीन और एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करते रहता है। सो आपके पास इसकी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके डिस्प्लेसमेंट के।
और इसी तरह आप ये डिस्कस करेंगे कि जब आप ये मीन पोजीशन होता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, और एक्सट्रीम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, बिकॉज़ ऑफ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और मीन पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करेंगे कि मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और आप एक्सट्रीम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, तो उसके बाद बिकॉज़ ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये बताएंगे कि एक्सट्रीम पे इसकी वेलोसिटी 0 है और मीन पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, और इसी तरह एक्सीलरेशन मैक्सिमम है एक्सट्रीम पे और मिनिमम है, बिकॉज़ ऑफ जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतनी एक्सीलरेशन ज्यादा होगी, और जितनी डिस्प्लेसमेंट कम होगी उतनी ही एक्सीलरेशन कम होगी, और ये ऑलवेज नेगेटिव साइन क्या बताता है, ये ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन है। सो नाउ बच्चों टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं पेंडुलम का, जो कि हमारे पास होता है t = 2 पाई l और g। अब इसको प्रूव कैसे किया जाता है, इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर इसको ऐसे प्रूव किया जाता है, बिकॉज़ ऑफ ये जो आपके पास है, ये आपके पास है क्या है, mg का sin थीटा, ये रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है, रिस्टोरिंग फोर्स ax है। सो अब आपके पास s = r थीटा होता है, ठीक है, और s = r थीटा, और ये आपके पास थीटा = s बाय r होता है। s क्या है, उस सरफेस जो पार्ट काटी है उस पार्ट का सरफेस आपके पास लेंथ है, और s उसका रेडियस है, r रेडियस है, तो s बाय l हो जाएगा। जो l है हमारे पास, ये जो कॉर्ड है, जो ये कॉर्ड बन रही है, ये असल में एम्पलीट्यूड है इस पेंडुलम का, जो कि s भी है और x भी ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे x ले लिया, x और l। सो x बच्चों किसके बराबर होता है, l थीटा के। सो x = l थीटा, यहाँ पे ये वैल्यूज आप पुट कर देंगे, तो mg sin थीटा = k l थीटा। अब अगर ये थीटा बहुत छोटा हो, थीटा की वैल्यू स्मॉल हो, स्मॉल एंगल के लिए, और जितने भी ये पेंडुलम की मोशन होते हैं स्मॉल एंगल्स के लिए लेते हैं, ठीक है, और स्मॉल एंगल के लिए लेते हैं, तो sin थीटा = थीटा हो जाएगा। सो sin थीटा की जगह आपने थीटा पुट कर दिया, यहाँ देखो mg sin थीटा की जगह सिंपली थीटा पुट कर दिया, बिकॉज़ ऑफ स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन कहते हैं, तो k l थीटा, थीटा थीटा से कैंसिल हो गया। अब k को इस साइड पे डिवाइड कर देंगे और g को इस साइड पे, दोनों साइड पे, या k l से g l से डिवाइड कर दें, सो आपके पास क्या बन जाएगा, m और k। अब आपके पास क्या बनेगा, g l और g, तो m और अब पेंडुलम स्प्रिंग का, जो स्प्रिंग का हमने पास टाइम पीरियड निकाला था वो क्या था, t = 2 पाई f और k, तो m और k l और g के बराबर होता है, l और g हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास इसकी वो टाइम पीरियड है जो एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए होती है। अब इस पेंडुलम के टाइम पीरियड से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट है, यहाँ पे देखें एम्पलीट्यूड का फैक्टर s या x है, नहीं, इंडिपेंडेंट है एम्पलीट्यूड का। उसके बाद मास डिपेंडेंट है, नहीं, पेंडुलम जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं करता मास पे और एम्पलीट्यूड पे। और नेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है, अब हम देखते हैं कि अगर इसकी पेंडुलम की टाइम पीरियड किस चीज पे डिपेंड करता है, सो ग्रेविटेशनल g की वैल्यू पे डिपेंड करता है, और इसके साथ साथ अगर लेंथ को l को सपोज करें आपके पास l डैश आपके पास है 2l के, तो t डैश क्या होगा ये आपने निकालना है। अब हमारे पास यहाँ पे l की जगह अगर आप क्वेश्चन आता है कि अगर पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दिया जाए, लेंथ जो ये आप स्ट्रिंग की लेंथ ली है ये डबल कर दें बच्चों, तो इसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ता है, तो ये हम कैलकुलेट कर देंगे, t डैश = 2 पाई, अब आपके पास क्या है √l, l की जगह बच्चों आपने 2l पुट करना है, डिवाइडेड बाय g। अब यहाँ पे टाइम पीरियड आप t डैश = 2 पाई, अगर यहाँ से मैं √2 अलग करूं तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और अगर आपके पास t डैश = आप ऐसे लिख लें √2 × 2 पाई √l और g, और ये 2 पाई l और g क्या है, x, आपके पास टाइम पीरियड आपके पास क्या है, t = √2
2 पाई एल ओवर जी है ना बच्चों। अब आपके पास इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। टी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम टी के। सो अब आपके पास ये पता चला, अगर हम पेंडुलम की लेंथ को डबल करते हैं, लेंथ को डबल करेंगे, सो आपके पास इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप ट्रिपल करते हैं तो अंडर रूट 3 टाइम हो जाएगा। और अगर आप इसकी लेंथ को क्या हो जाएंगे 4 टाइम्स करते हैं तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 2 टाइम आपका पेंडुलम टाइम पीरियड हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि टी और इसका इनवर्स रिलेशन है। सो अगर आप क्या करते हैं, लेंथ को डबल करते जाते हैं, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, क्योंकि इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। और इसके साथ साथ आप जी की वैल्यू, अब जी की वैल्यू मून पे है, जी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो टी क्या करेगा, कम होता जाएगा। अगर जी की वैल्यू कम होगी तो टी क्या करेगा, ज्यादा हो जाएगा। बिकॉज आप जब छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आप ये इनवर्स रिलेशन है आपस में, तो जी स्मॉल है तो टी ज्यादा होगा। अब मून पे आप देखें 1.6 होता है, इसी तरह आपके पास जो हमारे अर्थ है उस पे 10 मीटर पर सेकंड होता है, तो जी के साथ ये अंडर रूट इनवर्स के साथ वैरी करेगा। सो बेसिकली जो डिपेंड करता है, जी की वैल्यू जो फिक्स होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, इतना इसके साथ इतना वेरिएशन नहीं है। बिकॉज ऑफ जिधर भी आप मून का लेंगे तो एक फिक्स वैल्यू है, अर्थ की लेंगे एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन बेसिक डिपेंडेंट जो है वो लेंथ डिपेंडेंट है, एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट भी नहीं है और मास डिपेंडेंट भी नहीं है, मास पे भी डिपेंड नहीं करता। सो इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है तो लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ आप इंक्रीज करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, अगर लेंथ कम करेंगे तो टाइम पीरियड कम होता जाएगा। तो इसलिए कि आप मर्जी है कि आप बड़ा सा बॉब ले लें या छोटा बॉब ले लें और दोनों से टाइम पीरियड कैलकुलेट करें, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बिकॉज आप उससे मास इंडिपेंडेंट है, ये हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है। सो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, एमसीक्यूज में भी, कि अगर पेंडुलम का जो एमसीक्यूज, अगर पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दिया जाए तो आपके पास क्या बनेगा, टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा और फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी आपके पास, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1 आवर t होता है। सो आपके पास ये बनेगा f इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2t, ठीक है। तो आपके पास एक इस तरह का कुछ रिलेशन बनेगा इनका। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। दैट्स ऑल फ्रॉम सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कल हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और इसके साथ साथ जो इनके साथ टर्म है, टर्म क्या है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, और ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो आपका ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला टॉपिक्स था, ये कल इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर नंबर 5 में क्लोज हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम द लेक्चर। स्टैंडर्ड एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पढ़ने लिखने और सीखने के अमल को जारी रखें। लेक्चर्स को दोस्तों के साथ शेयर करते रहें ताकि वो भी सीख सकें। थैंक यू।